नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे राजस्थान जी के भाई अभिषेक सर। दोस्तों, अब तक मैंने राजस्थान हिस्ट्री के कुछ वीडियोस आप लोगों के बीच में पोस्ट किए थे। आज जो अपन वीडियो की बात करेंगे उसमें मैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जो 1857 की क्रांति है, जिसके अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके बारे में बात कही है। किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा, किसी ने इसको भारतीय लोगों का अंग्रेजों के प्रति विद्रोह कहा। तो उन सब की बात अपन भारत के इतिहास में भी करते हैं, इस वीडियो में भी करेंगे। अंत में किसने इसके बारे में क्या कहा, क्या क्या कथन किस किस के प्रसिद्ध हुए। लेकिन उससे पहले जब अपन इसके बारे में बात करें तो मैं इसकी थोड़ी सी उस समय की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में और उनके बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, अपन बात कर रहे हैं कि 1818 से लेके 1823 के बीच में ना, ये टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 1800 1818 से लेके 1823 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। 1818 से लेके 1823 ईस्वी के बीच में राजस्थान के जितने भी शासक थे उन्होंने अंग्रेजों से क्या कर ली, सहायक संधियाँ कर ली। अब सहायक संधियाँ क्या थी, इसके बारे में पहले ही बात आ चुका हूँ। जब हम बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों के साथ राजस्थान के शासकों ने क्या कर ली थी, सहायक संधियाँ। क्या था इनके अंदर कि अगर किसी भी बाहरी या आंतरिक विपदा अगर शासकों के ऊपर आती है, कोई आक्रमण होता है या जनता कोई विद्रोह करती है, तो उस समय जो अंग्रेज हैं वो क्या करेंगे, शासकों की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा कैसा अगर अंग्रेजों के साथ भी ऐसी कोई समस्या होती है, कोई विद्रोह होता है, तो उसके बदले में जो आपके शासक है वो किनका सहयोग करेंगे, अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। इस तरह की एक संधि किसके बीच में हो गई थी, राजपूताना के शासकों और जो अंग्रेज है उनके बीच में अलग अलग समय पे अलग अलग हुई, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा राजस्थान और सहायक संधियों के नाम से, जिसमें बात क्या हुआ था, क्या सहायक संधियों की पर्टिकुलर रियासत के साथ क्या शर्तें थी, इस तरह की उसमें बातें होंगी, जिसका मैं अलग से एक वीडियो आपके बीच में डाल दूंगा। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें कि 1857 की क्रांति की, तो मैं सबसे पहले बात करूं कि 1857 की क्रांति जब हुई तो उस समय जब भारत में 1857 की क्रांति हुई उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, चूंकि अलग अलग रियासतों में जो लॉर्ड वेलेस्ली और इन सब की नीतियाँ थी, लॉर्ड कैनिंग की जो नीतियाँ थी, इनका विरोध कंटिन्यू हो ही रहा था। जो गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग और इन सब की जो नीतियाँ थी भारत के शासकों के जो शासन क्षेत्र थे उनको हड़पने की, उसका क्या हो रहा था, कंटिन्यू विरोध हो ही रहा था। अब देखिए, इसी बीच में जो संपूर्ण शासक थे, जो जितने भी शासक थे, जितने भी क्रांतिकारी थे, वो सब मिलकर क्या कर रहे थे कि एक दिन ही क्रांति को प्रारंभ करने की बात कर रहे थे। लेकिन भारत में 1857 की क्रांति जो तय समय सीमा थी उससे पहले प्रारंभ हो गई, ऐसा भी इसके विफलता के पीछे एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो सबसे पहले देखिए, तारीख आप नोट कीजिए, कौन सी तारीख को, 29 मार्च 1857 को। 30 मार्च को अपन क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस। तो राजस्थान दिवस से एक दिन पहले आप याद रख सकते हैं, 29 मार्च 1857 को किस जगह से, बैरकपुर एक छावनी थी। बैरकपुर वर्तमान में कहाँ है, देखिए छावनी का कौन सी, बैरकपुर। तारीख क्या आपकी, 29 मार्च 1857। बैरकपुर जो कि वर्तमान में कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। वहाँ से जो अंग्रेजों की एक सैनिक थी जिसका नाम क्या, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, उनके एक सैनिक जिनका नाम क्या, मंगल पांडे। अच्छी तरह से आप इस नाम से परिचित होंगे, पहले भी आप लोगों ने इनके बारे में खूब सुना होगा। तो मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने अंग्रेजों की जो एक राइफल थी उसके अंदर एक कारतूस लगा था, जो एनफील्ड राइफल जो नहीं आई थी, पुरानी राइफलों की जगह पर कौन सी राइफल, एनफील्ड राइफल। उसके अंदर जो कारतूस थे, उन कारतूस पर ऐसा कहा गया कि इनके ऊपर गाय और सुअर की क्या लगी हुई है, चर्बी। चूंकि मंगल पांडे हिंदू थे तो उन्होंने गाय की चर्बी वाले कारतूसों को काटने का मना किया और वहां से ये विद्रोह शुरू हुआ। सबसे पहले जो चिंगारी फूटी इस क्रांति की भारत के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कहाँ से फूटी है, बैरकपुर की छावनी से। और तारीख, ये घटना कब की है, 29 मार्च 1857 को। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। लेकिन इसके बाद संगठित क्रांति जो होती है वो कब से प्रारंभ होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम जो सबसे पहले इसका जो चिंगारी है वो कब कब आती है, 29 मार्च 1857 को। और भारत में संगठित 1857 की क्रांति वो कब प्रारंभ होती है, 10 मई 1857 को। और ये जो 10 मई 1857 को ये क्रांति प्रारंभ होती है,
वो मेरठ उत्तर प्रदेश से जो छावनी है वहाँ से होती है। जो भी सैनिक हैं वो कार्बी चर्बी वाले उन कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। जो मैंने अभी बताया आपको, एनफील्ड राइफल के जो कारतूस थे उनका उपयोग करना क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। और इसीलिए सैनिकों के द्वारा सबसे पहले मेरठ छावनी से एक संगठित विद्रोह प्रारंभ होता है, जो कब प्रारंभ होता है आपके 10 मई 1857 को। ये आपको भारत के रेस्पेक्ट में बात, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था, वो प्रतीक चिन्ह क्या, रोटी और कमल का फूल, है ना। रोटी और कमल का फूल इसका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। ये छोटी सी चीज़ थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था की मैं थोड़ी सी बात करूं, तो प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उस समय जब ये क्रांति हुई तो उस समय जो इंग्लैंड की महारानी थी, है ना, ये जो रानी लिखा वो कहाँ की है, इंग्लैंड की जो महारानी है वो कौन है, विक्टोरिया। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो कौन थे, पार्मस्टन। भारत के गवर्नर जनरल, है ना, गवर्नर जनरल जो पोस्ट थी वो कहाँ की, भारत की, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और ये एजेंट टू गवर्नर जनरल जो कि कहाँ के थे, राजपूताना के, वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस। तो देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे, है ना। ब्रिटेन की रानी तो कौन है, देखिए अपन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो जो टॉप मोस्ट कौन है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, जो ब्रिटेन की महारानी है ना, क्वीन है। क्वीन के नीचे कौन होता था, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल के नीचे कौन होता था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इस एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे होते थे हर रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट। तो इस तरीके से ये था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें जो किसको रिपोर्ट करती है, क्वीन को। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल, उसके बाद एजेंट टू गवर्नर जनरल और पॉलिटिकल एजेंट। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन, विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, पामरस्टोन। भारत का गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन, कैटरिंग लॉरेंस। इसके अलावा कुछ रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त किए हुए थे, जिनकी बात हम अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में भी करेंगे, तो इसी वीडियो में। तो इस तरीके से ये उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब देखिए, जो राजस्थान है ना, उसकी मैं बात कर लूँ, जो कि तत्कालीन किस नाम से जाना जाता था, राजपूताना के नाम से। और ये एजेंट टू गवर्नर जनरल भी कहाँ के थे, राजपूताना। राजस्थान तो बाद में की बात है कि बाद में इसको राजस्थान के नाम से जाना गया। तो जो ये राजपूताना था, ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था। देखिए, भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत के ये, या अगर इस तरीके से मैं अगर भारत की बात करूँ तो ये जो भारत का हिस्सा था, यहाँ के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कौन आता था, राजस्थान आता था। तो इस उत्तरी पश्चिमी हिस्से के, है ना, मैं अगर बात कर रहा हूँ उत्तरी पश्चिमी हिस्से की, तो उत्तरी पश्चिमी हिस्से के जो सीमांत प्रांत है, उसका प्रशासनिक नियंत्रण का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था, कार आगरा में था। और जो कॉल्विन था वो यहाँ का क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये बात आपको यहाँ से समझनी है। ये राजस्थान की उस समय की प्रशासनिक स्थिति हुई। अब देखिए, राजस्थान में कुछ सैनिक छावनियाँ उस समय थी जिनकी अपन बात कर लेते हैं। तो कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में, 6। क्योंकि एक सैनिक विद्रोह था मूलतः, इसका जनता ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसलिए इन सैनिक छावनियों की स्थिति के बारे में अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप स्लाइड में आराम से देख पाते हैं कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियाँ हैं और कहाँ पर कौन सी सेना नियुक्त थी, ये भी आपको समझने की जरूरत है। जो बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री थी वो कहाँ पर थी आपकी, नसीराबाद, जो कि वर्तमान में कौन से जिले में आता है, अजमेर में। कोटा कंटीजेंटी कहाँ पे थी, देवली, जो कि वर्तमान में किस में आता है, टोंक जिले में। जोधपुर लीजियन जो है, या जोधपुर लीजियन जहाँ पे हैं, एरिनपुरा। और ये एरिनपुरा की छावनी वर्तमान में कौन से जिले में आती है, पाली। मेवाड़ भील कोर, जिसकी गठन 1841 में हुआ, वो कहाँ पे थी आपके, खेरवाड़ा उदयपुर में। मेर रेजिमेंट, वो कहाँ पर थी, ब्यावर में। और एक ऐसी छावनी जो उस समय राजस्थान में गिनी जाती थी, राजपूताना में गिनी जाती थी, लेकिन वर्तमान में वो राजपूताना में न होकर किस में है, मध्य प्रदेश में है, तो वो आपकी कौन सी थी, नीमुच छावनी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से कौन सी छावनी 1857 के क्रांति में तो राजस्थान में थी, परंतु वर्तमान में राजस्थान में नहीं है, वो आपकी छावनी कौन सी है, नीमुच की छावनी, जो वर्तमान में कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में। अब देखिए, इनमें से जो 4 छावनियां हैं, जिनमें आपकी नसीराबाद, जहां से 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत हुई, देवली, एरेनपुरा और नीमच, इन चारों ने तो, जो ऊपर की 4 है, इन चारों ने तो किसमें भाग लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था। लेकिन जो खेरवाड़ा और ब्यावर है, ये दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। इन सैनिक छावनियों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ब्यावर की मेर रेजिमेंट आपके कहाँ गई थी, अजमेर को सुरक्षित किया था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों का मुख्य केंद्र था राजस्थान में, वो क्या था, अजमेर था। चूंकि अजमेर उस समय सी श्रेणी का क्या था, केंद्र शासित प्रदेश भी था, जिसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे जब कभी अपन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, अंग्रेजों के काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। तो सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था 1800। जब मैंने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा है आपको, तब की इसके बारे में बात की, जिसका भी वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाल रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा आप उसको भी देख सकते हैं।
तो देखिए मैं एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लेता हूँ, कहाँ कहाँ पर क्या है। देखिए ये आपका राजस्थान है, यहाँ पर आपके क्या है अजमेर। तो अजमेर में आपके कौन सी, एक तो ब्यावर में, अजमेर में एक तो ब्यावर, एक आपके कहाँ पर देवली, जो कि वर्तमान में कहाँ किस में है, टोंक में। इसके अलावा अजमेर के यहीं पर एक जगह है जिसका नाम क्या, एरिनपुरा। ये एरिनपुरा वर्तमान में कौन से ज़िले में, पाली ज़िले में। इसके अलावा जो आपकी एक है वो कौन सी है आपकी, नीमच, जो वर्तमान में कहाँ है, एमपी में। एक आपकी कौन सी है, खेरवाड़ा, और ये खेरवाड़ा वर्तमान में कौन से ज़िले में, उदयपुर में। और एक इसके अलावा आपकी जो सैनिक छावनी बची है वो है आपकी जो मुख्य क्रांति का केंद्र रही थी, जिसका नाम क्या है, नसीराबाद। और ये नसीराबाद की छावनी वर्तमान में किस में आती है, आपके आपके अजमेर में। नसीराबाद में कौन सी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। देवली में कोटा कंटीजेंट थी। एरिनपुरा में आपकी कौन सी है, आपको याद रखना, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन है ना। जो भील कोर है वो कहाँ पर, खेरवाड़ा उदयपुर में। और मेर रेजिमेंट आपकी कहाँ पे थी, आपके ब्यावर में। ये आपकी सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान की अलग अलग स्थिति। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से कि कौन सी कहाँ पर है। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसके आराम से क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एरिनपुरा कहाँ पर है, पाली में है ना। एरिनपुरा कहाँ पर है, पाली में। खेरवाड़ा कहाँ पर, उदयपुर में। नीमच वर्तमान में है एमपी में। देवली वर्तमान में कहाँ पर है, टोंक में। और ये ब्यावर और नसीराबाद दोनों वर्तमान में कहाँ पर है, अजमेर में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी 6 उस समय की आपके राजस्थान की कौन सी, राजस्थान की 6 जो इनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, सैनिक छावनियों के बारे में। और कौन कौन से यहाँ पर जो सैनिक नियुक्त किए हुए थे या कौन कौन सी सेनाएं थी उनके बारे में अपन ने बात की है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं जो नेक्स्ट आपकी स्लाइड है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति थी, कौन यहाँ का शासक था और कौन पॉलिटिकल एजेंट है। मैंने अभी दोस्तों आपको बताया कि जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था थी कुछ इस तरीके से थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में अपने मुख्य प्रशासक के रूप में किसको नियुक्त करती थी, गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल ने राजपूताने में किसको नियुक्त कर रखा है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिनका नाम अभी अपन ने पढ़ा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। और जो आपके गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, कैनिंग थे। ये अपन पढ़ चुके हैं। इनके नीचे जो आपके है ना अगली कड़ी जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था की थी वो थी आपके कौन से, पॉलिटिकल एजेंट। हर रियासत में एक एक पॉलिटिकल एजेंट की क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। तो अपन इन्हीं पॉलिटिकल एजेंटों के बारे में यहाँ से बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया हुआ था। तो देखिए ये उस समय के कुछ शासक और उनकी पॉलिटिकल एजेंटों की बात करें। सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ रियासत, जो कि सबसे प्राचीन रियासत है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो उस समय यहाँ के जो शासक थे कौन थे, मेवाड़ के महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह। और जो कि यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, कैप्टन सोवर्स थे। कोटा में कौन थे, मेजर बर्टन। और यहाँ के शासक कौन थे, महाराव राम सिंह द्वितीय। जयपुर में कौन थे, ईडन। और यहाँ के शासक कौन थे, महाराजा राम सिंह। जोधपुर के हैं तो जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, मैकमोसन। और शासक कौन, महाराजा तख्त सिंह। भरतपुर के हैं मोरिशन। और यहाँ के शासक कौन है, जसवंत सिंह, जो कि उस समय क्या थे, नाबालिग थे। और सिरोही के कौन है, जेडी हॉल। और यहाँ के शासक कौन है, शिव सिंह जी। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कौन कहाँ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था और कौन शासक था। सबसे इंपॉर्टेंट है उदयपुर, कैप्टन सावर स्वरूप सिंह। सर से सावर, सर से स्वरूप सिंह। बटन राम सिंह। बटन का लगता है कोट में, तो आप इस तरीके से याद रखते हैं। तो कोटा का कौन, बटन। जयपुर का कौन, ईडन। शासक यहाँ भी कौन है, राम सिंह। लेकिन ध्यान रखना यार, महाराव राम सिंह है कोटा में और महाराजा राम सिंह कहाँ पर है, जयपुर में। जोधपुर के शासक कौन है, महाराजा तखत सिंह। उदयपुर के कौन है, जसवंत सिंह। सॉरी, भरतपुर के कौन है, जसवंत सिंह। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है, मोरिशन। और सिरोही के कौन है, जेडी हॉल। और यहाँ के शासक कौन है, शिव सिंह। ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और रियासतें थी जिन्होंने क्रांति में क्या लिया था, भाग लिया था, लेकिन वहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंटों का अपने को उल्लेख मिलता नहीं है। तो अपन उन वहाँ के शासकों की जरूर यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे। उनमें जो प्रमुख रियासतें हैं, करौली के शासक कौन, मदन पाल सिंह। टोंक के नवाब कौन थे, वजीरुद्दौला। अलवर के शासक कौन, बन्ने सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन, लक्ष्मण सिंह। और झालावाड़ के शासक कौन, पृथ्वी सिंह। तो ये आपको यहाँ से क्या है, समझने की जरूरत। तो दोस्तों जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट मैं इसी में बात कर लूँ कि कौन कौन शासक थे। तो इसी को भी अपन एक मैप से समझने, जैसे मैंने आपको
प्रमुख छावनियाँ समझाई, वो भी मैं यहाँ पे मैप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ जो जोधपुर रियासत थी, जोधपुर रियासत के शासक कौन है? तख्त सिंह है, महाराजा तख्त सिंह। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? मेघमौसन। जोधपुर के शासक तो कौन है? महाराजा तख्त सिंह। और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? तख्त सिंह, मेघमौसन, है ना। ऐसे कैसे जयपुर के शासक कौन है? राम सिंह। और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन है? हिडन। ऐसे कैसे अपन ने कहाँ पढ़ा? कोटा, कोटा के भी कौन है? राम सिंह। और पॉलिटिकल एजेंट कोटा के कौन है आपके? बर्टन, है ना। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेजर बर्टन। ये जयपुर की स्थिति की बात हो गई, ये आपके कहाँ की स्थिति की बात हो गई? जोधपुर की स्थिति। तो इस तरीके से तीन ये प्रमुख थे। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा? उदयपुर की। तो उदयपुर के शासक कौन थे? महाराणा कौन थे उस समय? स्वरूप सिंह जी थे। उदयपुर के कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह जी थे। और उदयपुर की जो ये 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के जो आपके पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन है? कैप्टन सावर्स हैं। कैप्टन कौन है? सावर्स उस समय क्या थे? यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। इसके अलावा अपन ने पढ़ा सिरोही में कौन है? जे डी हॉल। और भरतपुर में अपन ने पढ़ा कौन है? मॉरिसन, है ना। भरतपुर में कौन है? मॉरिसन। ऐसे कैसे सिरोही में कौन है? जे डी हॉल। सिरोही के शासक स से सिरोही, स से क्या याद रखना है? शिव सिंह। ऐसे कैसे भरतपुर के कौन है? जसवंत सिंह, है ना। जिस तरह के जो कि क्या थे? जसवंत सिंह क्या थे? नाबालिग थे। ये तो आपको याद रखना शासक और यहाँ के पॉलिटिकल एजेंटों का बारे में। अब देखिए इसके अलावा कुछ और शासक जिनके जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे अपन ने बात की थी, कौन? टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला, है ना। जैसे मैंने करौली के शासक की बात की, करौली के शासक कौन थे? मदनपाल, है ना। तो इनके बारे में भी आपको यहाँ कई बार नाम में आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय जो आपके करौली के शासक कौन थे? मदनपाल, है ना। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति की अपन ने बात कर ली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, अंग्रेजों की दृष्टि से भी कि कौन कौन यहाँ पर क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। और राजस्थान में राजपूत के शासकों की दृष्टि से भी अपन ने बात कर ली कि कौन कौन यहाँ पर राजपूत शासक थे और कौन कौन अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट थे, है ना। तो ये अपन ने अब तक बात की है 1857 की क्रांति के बारे में। पढ़ने से पहले राजस्थान की क्या प्रशासनिक स्थिति थी, क्या यहाँ पर कौन कहाँ पर क्या था, उसके बारे में। अब दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करेंगे किस तरह से कहाँ से क्रांति सबसे पहले अंकुरित हुई, किस तरह से क्रांति फूटी और किस तरह से अलग अलग सैनिक छावनियों ने क्रांति में एक्टिव होकर क्या किया? पार्टिसिपेट किया। क्रांतिकारियों को खुलकर सैनिकों ने क्या किया? सपोर्ट किया। अलग अलग अपन पढ़ेंगे कि जब एरनपुरा की छावनी में जोधपुर लीजियन जो थी सेना थी, उसने जब आपने क्या कर लिया? विद्रोह किया, तो ठाकुर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में वहाँ पे 2 युद्ध भी लड़े। तो उस पर जाने से पहले अपन एक एक करके पढ़ेंगे उसी क्रम में जिस क्रम में आपके क्रांति हुई थी। तो अब तक अपन ने राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति के बारे में बात कर ली। अब अपन क्रांति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अंग्रेजों की जितने भी सैनिक छावनियाँ थी उन सबके साथ राजस्थान में एक समस्या थी कि इनमें कोई भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। जो भी सैनिक थे सारे कौन थे? यहीं के भारतीय जो थे उनको उन्होंने क्या कर रखा था? सैनिक बना रखा था। जो 6 की 6 छावनियाँ आई 1857 की क्रांति के समय, उनमें जितने भी सैनिक है वो कहाँ के हैं? एक भी यूरोपीय सैनिक नहीं है। सैनिक सारे कहाँ के हैं? भारत के सैनिक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? जो 1857 की क्रांति के बारे में अपन थोड़ी सी बात करें कि जब 1857 की क्रांति हुई तो जो राजस्थान के एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस, वो कहाँ पे थे? माउंट आबू। तो देखिए 10 मई को आपके क्या हुआ था? क्रांति हो गई, है ना। 19 मई के आसपास जाके अपन ने पढ़ा था मेरठ से राजस्थान भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई। तो 19 मई के आसपास जाते जाते क्या हुआ कि आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल जो हैं उनको किसके बारे में पता चलता है कि भारत में क्या हो गई है? क्रांति हो गई है। कब की बात कर रहे हैं? 1857 के। जो अपन बात कर रहे हैं 10 मई से जो आपकी 1857 की क्रांति मेरठ की छावनी से क्या होती है? एक संगठित क्रांति प्रारंभ हो जाती है। तो ये सूचना जो है राजस्थान के तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर जनरल, इनका नाम क्या है? पैट्रिक लॉरेंस, उनको जब है ये सूचना मिलती है तो उनको सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या लगती है, खुद कहाँ पर है वो उस समय? माउंट आबू, चूंकि राजस्थान है आपके, तो राजस्थान का जो उस समय अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर? अजमेर में। तो जो आपके एजेंट टू गवर्नर जनरल कहाँ पर हैं? माउंट आबू। तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा
जो मुख्य ठिकाना है वो ही लूट ना जाए, उस पर ही क्या नहीं हो जाए, अटैक नहीं हो जाए, क्रांतिकारी वहां आकर क्या नहीं बोल दे, हमला नहीं बोल दे, क्योंकि अंग्रेजों की जितने भी अस्त्र शस्त्र और खजाना था वो सब कहाँ रहता था, अजमेर रहता था। तो उन्होंने उस समय देखिए नसीराबाद की क्रांति भड़कने का पीछे ये भी एक कारण माना जाता है कि जो आपके पैट्रिक लॉरेंस थे, है ना, गवर्नर जनरल, उन्होंने जो आपके बंगाल इन्फेंट्री थी जो कि उस समय किसकी रक्षा कर रही थी, आपके अजमेर की, उन सैनिकों को हटाकर वहां से कहाँ भेज दिया, नसीराबाद भेज दिया। देखिए सबसे पहली घटना तो यहाँ हुई, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो, है ना, उसको क्या कर दिया, यहाँ से हटाकर कहाँ भेज दिया, अजमेर से हटाकर नसीराबाद। तो सैनिकों के अंदर एक भावना हो गई कि एजेंट टू गवर्नर जनरल को हमारे ऊपर क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ना। अब उसके बदले में अजमेर को पे किसको भेजा गया, पास में ही अभी अपन ने पढ़ा था कि पास में क्या थी, मेर रेजिमेंट थी, और ये मेर रेजिमेंट कहाँ थी, अजमेर में, है ना, सॉरी अजमेर के एक और छावनी थी जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, छावनी का नाम क्या, ब्यावर। तो यहाँ की जो मेर रेजिमेंट थी उसको कैप्टन कालाई के नेतृत्व में, कैप्टन का नाम क्या, कालाइनल के नेतृत्व में आपके कहाँ भेज दिया गया, अजमेर। इनको कहाँ भेज दिया गया, मेर रेजिमेंट को अजमेर। और उसके बाद जो गुजरात में डीसा है वहाँ से कुछ यूरोपीय सैनिकों को बुलाया गया, और मुंबई से भी कुछ सैनिकों को बुलाया गया जिसे किस नाम से जाना गया, 12वीं बम्बई इन्फेंट्री, और जो आपकी हेर्मेस्ट्रीज इन्फेंट्री थी। इन सब ने मिलकर किसके, जो राजपूताने का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था, जो प्रशासनिक राजधानी जो अजमेर थी, उसकी क्या की, रक्षा की। तो देखिए राजस्थान की कौन सी छावनी, देखिए अजमेर के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो सब, है ना, तो अजमेर को रक्षा करने में किस किस का योगदान रहा, एक तो आपकी मेर रेजिमेंट, और ये मेर रेजिमेंट कहाँ की, ब्यावर की, है ना। इसके अलावा मेर रेजिमेंट के अलावा उन्होंने किसको बुलाया, डीसा से यूरोपीय सैनिकों को, है ना, डीसा का गुजरात, तो वहां से यूरोपीय सैनिकों की जो यूरोपियन रेजिमेंट थी उसको बुला लिया। इसके अलावा बम्बई से किसको, 12वीं बम्बई नेटिव इन्फेंट्री जो थी उसको बुला लिया। इसके अलावा किसको बुलाया गया, हेमेस्ट्रीज इन्फेंट्री को। तो इन सब ने मिलकर अजमेर को तो क्या कर लिया, सुरक्षित कर लिया। परंतु जो आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, जिनको क्या कर दिया गया था, अजमेर से क्या कर दिया, ट्रांसफर कहाँ पर, नसीराबाद में। तो फिर वो वहाँ से उनके अंदर क्या भर गई, रोष की भावना भर गई कि भैया हमारे ऊपर किसको भरोसा नहीं है, एजेंट टू गवर्नर जनरल को। अब इसके बीच में तत्कालीन परिस्थितियों के बीच में और वहाँ पे क्या होता, देखिए होता क्या कि जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री उसको कहाँ भेजा गया, नसीराबाद भेजा गया। तो उनके अंदर क्या भर गई, विरोध की भावना भर गई। इसके अलावा वहाँ के जो सैनिक थे जो पहले से वहाँ रह रहे थे, उन्होंने क्या किया कि विद्रोह की क्या कर दी, घोषणा कर दी। और राजस्थान में सबसे पहले आपके कब, 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी जो कि गढ़ थी, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 28 मई 1857 को सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह। कौन सी सैनिकों की छावनी थी, 15th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना जिसको कहा जाता था, उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह की घोषणा कर दी और दिल्ली की तरफ क्या कर दिया, कूच कर दिया। अजमेर पर तो इन्होंने नियंत्रण नहीं किया, लेकिन ये 18 जून को कहाँ पहुंच गई, सीधे दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कर लिया, भाग लिया। अब देखिए जब वो वहां से निकल रहे थे तो जो नसीराबाद के जो अंग्रेजी अधिकारी थे, जिनका नाम क्या, न्यूमरी, कौन है, न्यूबरी, कौन मरा, न्यूमरा, उसकी क्या कर दी, हत्या। इसके अलावा एक और अधिकारी थे स्पॉटिस वुड, जिनकी भी सैनिकों ने क्या कर दी, हत्या। स्पॉटिस वुड और न्यूबरी की क्या कर दी, हत्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, न्यूबरी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नसीराबाद की सैनिक छावनी ने विद्रोह के समय कौन से अंग्रेज अधिकारी या कौन से अंग्रेज की हत्या की, तो उनका नाम क्या है, न्यूबरी। और दूसरा क्या नाम है, स्पॉटिस वुड। आपको जो याद रखने हैं ये दो नाम, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नसीराबाद से याद रखनी है। क्या क्या, पहली चीज, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, यहाँ से विद्रोह। ये विद्रोह कब हुआ, राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से हुआ, नसीराबाद से, 28 मई 1857 को। अंग्रेज जो ही विद्रोह हुआ तो सैनिकों ने सबसे पहले क्या किया, एक तो किसको मारा, न्यूबरी को, और दूसरा इसके साथ कौन मिला, स्पॉटिस वुड। इन दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और यहाँ से जो सैनिक है सीधे किधर चले गए, दिल्ली। और दिल्ली को क्या बना लिया, क्रांति का केंद्र बना लिया। अब देखिए जब सैनिकों ने इस तरीके से आक्रमण किया तो उस समय जो जोधपुर के महाराजा थे, जिनका नाम क्या था, तख्त सिंह,
उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंट जो देखिए अजमेर और जोधपुर के बीच में सबसे न्यूनतम दूरी है, तो है ना, तख्त सिंह को जो उस समय के आपके पॉलिटिकल एजेंट है जोधपुर के, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया, क्या नाम है, मेक मोहसिन। उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी सेना भेजिए, हमारे ऊपर क्या हुआ है, आक्रमण। तो जोधपुर की सेना ने अजमेर की रक्षा के लिए वहां से क्या किया, कूच किया। उन्होंने क्या किया, अब इन मेवाड़ के सैनिकों का क्या किया, नसीराबाद के सैनिकों का क्या किया, पीछा भी किया। परंतु यहाँ ये जो मेवाड़ की जो ये नसीराबाद के सैनिक थे, वो तब तक क्या दिल्ली पहुंच चुके थे, तो इनको कोई सफलता नहीं मिली। इस तरह नसीराबाद में क्रांति हुई। देखिए क्या क्या हुआ नसीराबाद की क्रांति में, समझने की जरूरत है। पहला, मैं वापिस आपको बंगाल 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या किया, अटैक किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि उनको अजमेर से कब शिफ्ट कर दिया गया, नसीराबाद, इसलिए उनमें रोष आ गया कि क्या आपने हमारे ऊपर किसको भरोसा नहीं है, हमारे पॉलिटिकल एजेंट को, सॉरी हमारे एजेंट टू गवर्नर जनरल, और जिनके अधिकारी डिक्शन थे उनको इन पे ऊपर भरोसा नहीं है। इस बात से वो क्या थे, नाराज थे। दूसरी चीज, जो भारत में, पूरे भारत में विद्रोह फैल ही रहा था, तो उनसे सैनिकों में वैसे ही विद्रोह की भावना तो थी, वो तो बात ही है, लेकिन तत्कालिक कारण कौन बना, उनको उधर ट्रांसफर करना। फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, सबसे पहले किधर कूच किया, इन्होंने विद्रोह किया। और विद्रोह कब किया, 28 मई आपकी की जो थी वो, और कब, 1857 को। फिर इन्होंने क्या किया, इसके बाद 28 मई 1857 को विद्रोह करने के बाद किधर कूच कर दिया, दिल्ली को। किस किस की हत्या की, स्पॉटिसवुड और न्यूबरी की। लेकिन किसने पीछा किया, अजमेर तक की सुरक्षा के लिए कौन आए, तख्त सिंह। किसके कहने से, मेक मोहसिन से के कहने से। अब देखिए अगला जो विद्रोह हुआ वो कब हुआ, 3 जून को। देखिए 28 मई को कहाँ हो गया, नीमच में। तो इसके कितने दिन बाद में, 5 दिन बाद में, है ना, 6 दिन बाद में आपकी सूचना कहाँ पहुंचती है, नीमच। और नीमच के सैनिक भी वहां से क्या कर देते हैं, एक सैनिक जिनका नाम क्या, हीरा सिंह, उनके नेतृत्व में क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, वहां से भाग जाते हैं। और वहां से भाग कर कहाँ आ जाते हैं, मेवाड़ के रास्ते आगे बढ़ने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच एक गांव है जिसका नाम क्या, डूंगला गांव। और इस चित्तौड़ के पास में ये गांव है। डूंगला गांव में एक किसान है जिनका नाम क्या, रूपाराम। ये इनको क्या देते हैं, अपने यहाँ पर इन सैनिकों को क्या देते हैं, शरण देते हैं। इसके अलावा जो अंग्रेज है ना, नीमच विद्रोह से जो अंग्रेज भाग जाते हैं ना, जब सैनिक, ये जो सैनिक विद्रोह करते हैं, तो जो अंग्रेज भाग के आते हैं उनको शरण कौन देते हैं, रूपाराम देते हैं। कहाँ पर, डूंगला चित्तौड़ में। इसके बाद जब महाराणा स्वरूप सिंह को पता चलता है कि इस तरह से नीमच से कौन भाग के आ गए सैनिक, तो वो उन्हें जग मंदिर में ठहराते हैं। देखिए जब अपन राजस्थान के कल्चर की बात करेंगे, जब अपन राजस्थान की हिस्ट्री की बात करेंगे, तो इस जग मंदिर के बारे में बहुत पढ़ेंगे। तो ये आपके शरण स्थल ही रहा है, चाहे आप शाहजहाँ की कह लीजिए, चाहे आप किसकी बात कर लीजिए, इन अंग्रेजों की। जो भी भाग के आया उसको शरण कहाँ मिली, जगह मंदिर में। जो ये आपके पिछोला झील में स्थित ये मंदिर है, अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो अंग्रेजों को किसने सहायता दी, नीमच के अंग्रेजों को जो उस समय उदयपुर के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसके बाद कहता है कि जो कैप्टन सावर्स की मदद से हैं, जो वापस इन सबको क्या कर लिया गया, जो मेवाड़ और कोटा और बूंदी की सेनाओं ने मिलकर 6 जून को वापस नीमच पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन ये जो विद्रोही सेना थी वो शाहपुर और देवली के रास्ते होते हुए किधर बढ़ गई, आगरा की तरफ बढ़ गई। अब देखिए जब ये देवली पहुंचे, तो देवली में भी क्या होगा, विद्रोह होगा। तो जून 1857 में, मई के बाद देखिए चरणबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 28 मई को पढ़ा, उसके बाद अपन ने 3 जून की बात करी, उसके बाद जून में और आगे जब अपन बढ़ते हैं, तो ये सेना जब कहाँ पहुंचती है, देवली, तो वहाँ के सैनिकों को भी क्या कर लिया जाता है, अपने साथ मिला लेता है। और नीमच के सैनिक देवली को किसके हवाले कर देते हैं, आग के हवाले कर लेते हैं। यहाँ के कुछ सैनिक क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं। चूंकि टोंक का जो नवाब है, देवली किसके पास, टोंक में, वो अंग्रेजों का भक्त था वजीरुद्दौला, तो वो इनको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। परंतु उसका मामा मीर आलम खां, वो अंग्रेजों का खुलकर विरोध करता है और इनके साथ क्या करता है, इन विद्रोही सैनिकों को क्या करता है, सपोर्ट करता है, इनके राशन पानी की व्यवस्था करता है। और यहीं टोटिया, जो आपके तांतिया टोपे हैं, वो भी टोंक की सेना और जनता की सहायता प्राप्त करते हैं जब वो यहाँ पहुँचते हैं। ये जो टोंक का विद्रोह है, इसके बारे में अपन बात करें तो इम्पोर्टेंट जो सबसे चीज़ है कि राजस्थान में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर जब विद्रोह हुआ देवली में, तो जो महिलाएं थी वो भी खुलकर क्या हुई, बाहर आई। उन्होंने भी अंग्रेजों का क्या किया, विरोध किया। यहाँ सैनिकों के अलावा जनता ने भी क्या, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सैनिकों को। महिलाओं ने खुलकर सैनिकों का जगह जगह पर स्वागत किया और वो खुल विद्रोह में क्या रही, सम्मिलित रही। तो देखिए स्थिति के बारे में कर दी जाए, राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो जो नवाब था वजीरुद्दौला, वो तो किसका भक्त थे,
आपके अंग्रेजों का, उसने तो सैनिकों की क्या नहीं की, मदद नहीं की, परंतु उसका जो मामा है जिनका नाम क्या, मीर आलम खां, उन्होंने किसकी मदद की, जो सैनिक थे जो कहाँ से आए थे, नीमच से, और जो आपके देवली के जो विद्रोही सैनिक थे उन सब की क्या की थी, मदद की थी। ये जो तीन अब तक अपन ने पढ़ी है, पहली आपकी नसीराबाद की क्रांति के बारे में अपन ने पढ़ा, दूसरा अपन ने किसके बारे में पढ़ा, आपके नीमच की क्रांति के बारे में, तीसरा जो आपने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा, देवली की क्रांति के बारे में। नसीराबाद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले यहाँ हुई, उसके बाद में दोनों में थोड़ा थोड़ा ये आपके इस तरीके से देखते हैं किसने नेतृत्व किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं आपके एरेनपुरा में। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ वो खुलकर विद्रोह हुआ, एक युद्ध हुए हैं अंग्रेजों से, युद्ध में अंग्रेजों को हराया भी है, और ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। तो ये एरेनपुरा कहाँ पर है ये आपको समझ लेना जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये एरेनपुरा कौन से जिले में आता है, पाली जिले में। देखिए जो ये पाली जिला है, आपके तत्कालीन जो राजपूताना था, तत्कालीन राजपूताने का ये जो पाली जिला है वो कौन सी रियासत के अधीन आता था, मारवाड़ के अधीन, जोधपुर के अधीन ये आपका जिला आता था। और इसीलिए जोधपुर लीजियन जो सैनिक थे वो आपके क्या हैं, यहाँ की जो पूरा युद्ध में क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। देखिए जोधपुर के जो सैनिक थे उन्होंने किस किस के नेतृत्व में, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में क्या कर दिया, 21 अगस्त 1857 को विद्रोह कर दिया, है ना। और वहां से उन्होंने एक नारा दिया, और उस नारे का नाम क्या है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी कौन, अंग्रेज। देखिए जोधपुर की सेना ने कब विद्रोह किया, एरिनपुरा के जो सैनिक थे, जहाँ पे सेना किसकी, जोधपुर की, नाम क्या, जोधपुर लीजियन। और ये जो यहाँ से निकलते कब, 21 अगस्त 1857 को, और क्या नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ के सैनिकों ने दिया, एरेनपुरा के। एरेनपुरा वर्तमान में कहाँ, पाली। कब यहाँ से सैनिकों ने विद्रोह किया, 21 अगस्त 1857 में। सेना कौन सी, जोधपुर लीजियन। किसके नेतृत्व में, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद के नेतृत्व में। अब देखिए ये जब सैनिक, ये कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका पाली जिला है, यहाँ पे एरिनपुरा। अब ये धीरे धीरे किधर बढ़ना है, इनका मुख्य टारगेट सबका कहाँ जाना है, दिल्ली। तो जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनको एक जगह मिलता है, एक ठिकाना मिलता है, और ठिकाने का नाम क्या है, आउवा। और आउवा के जो ठाकुर हैं जिनका नाम क्या, ठाकुर कुशाल सिंह, वो इन सैनिकों की मदद में खुलकर आ जाते हैं। क्योंकि उस समय उनका जो मतभेद चल रहा है, मारवाड़ के जो शासक थे तख्त सिंह, उनसे अपने ठिकाने को लेकर क्या चल रहे थे, बहुत ज़्यादा मतभेद चल रहे थे। अंग्रेजों से भी कहते हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह बहुत ज़्यादा क्या थे, नाराज थे। इनके अलावा आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलनियास के अजीत सिंह, और लांबिया और यहाँ के जो जागीरदार थे गुल्लर के, वो सब मिलकर क्रांतिकारियों के साथ क्या आ जाते हैं, सपोर्ट में आ जाते हैं। और जब ये बात जोधपुर में बैठे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट की मेक मोशन को पता चलती है, तो फिर वो क्या करते हैं, महाराजा तख्त सिंह को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। और तख्त सिंह अपने किलेदार जिनका नाम क्या, ओनाड सिंह, उनके नेतृत्व में क्या करते हैं, एक सेना भेजते हैं जो इसका क्या करे, दमन करे। और अनाड़ सिंह की इस सेना का, जो कि मारवाड़ के शासक तख्त सिंह के थे, ने भेजी थी, इसका सामना किससे हो जाता है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से। और सबसे पहला जो आपका युद्ध है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसे क्या कहते हैं, बिठोड़ा का युद्ध। ये बिठोड़ा जगह कहाँ पर, पाली जिले में। और ये घटना कब की, 8 सितंबर, आप याद रख सकते हैं कब की ये घटना है, 8 सितंबर 1857 की ये घटना। और इसमें किलेदार ओनाड़ सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। युद्ध कौन जीत जाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह ये युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर मेक मोशन के नेतृत्व में एक बार फिर सेना आती है, और इसे क्या कहा, एक बार फिर एक युद्ध होता है, जो कि आपके कहाँ, आहुआ के पास में एक जगह है, जगह का नाम क्या, चेलावास। तारीख क्या है आपकी, 18 सितंबर 1857। तारीख क्या आपकी, 18 सितंबर 1857। कौन भिड़ते हैं एक बार फिर, तख्त सिंह की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। और इनके सामने इस बार कौन है, आउवा के ठाकुर, जिनका नाम क्या, कुशाल सिंह, जिन्होंने पहले ही किसको हरा दिया, आपके ओनाड सिंह, जो कि किसकी सेना लेके आए थे, तख्त सिंह की। कौन से युद्ध में, बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को जो हुआ, उसमें वो ऑलरेडी विजय हो चुके हैं। यहाँ पर कुशाल सिंह अपना पूरा गुस्सा निकालते हैं और मेक मोशन का क्या काट लेते हैं, सर काट देते हैं। और सर काट कर उनका सर कहाँ लटका दिया जाता है,
सर उनका लटका दिया जाता है आउवा के किले के प्रवेश द्वार पर, ताकि सब देख सके कि यहाँ पर किसकी आपके ठिकानेदारी है, कुशाल सिंह की, अंग्रेजों का क्या असर होता है। इस तरह का यहाँ से ये आपको क्या मिलता है, बहुत ही पराक्रम यहाँ पर कौन दिखाते हैं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कि विद्रोहियों का क्या करते हैं, नेतृत्व स्वीकार करते हैं। और दोनों के दोनों युद्धों में क्या होते हैं, विजय हो जाते हैं। दो युद्ध कौन कौन से, बिठोड़ा और चेलावास। याद रखना है, क्रम याद रखना है। तो देखिए आपको क्या करना है, बेट चेला है ना, चेला को क्या करना, गुरु क्या बोलेगा चेले को, बेट चेला। तो पहले कौन सा, बिठोड़ा, बाद में कौन सा, चेलावास। ये भी आप याद रख सकते हैं। कब कब, 8-18 सितंबर को ये दोनों युद्ध हुए थे 1857। लेकिन क्रांति जो है आपके जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने कब स्टार्ट कर दी थी, 21 अगस्त को। ये चीज़ें आपको क्रमबद्ध तरीके से याद रखनी है। ये जो तथ्य हैं इनको भी आपको याद रखने हैं। प्रथम युद्ध में किसको हराया, वनाड सिंह को। द्वितीय युद्ध में किसको हराया, मैक मोशन को। चूंकि मैक मोशन क्या थे, अंग्रेज थे, तो इतिहास में ये जो चेलावास का युद्ध है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यहाँ से बन सकता है। काले गोरे के युद्ध के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कौन से युद्ध को काले गोरे का युद्ध कहा जाता है, चेलावास का युद्ध। 18 सितंबर 1857 किस किस के बीच में, अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन और आपके किसके बीच में, आपके आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में। तो इस तरीके से ये दोनों युद्ध होते हैं आउवा के ठाकुर के साथ। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, जब ये क्रांतिकारी आगे बढ़ते हैं तो आपके क्या होता है कि जो लॉर्ड कैनिंग है वो एक ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजता है, जो 24 जनवरी 1858 को वापस किस पे, आउवा पर क्या कर लेती है, अधिकार कर लेती है। आउवा में भारी क्या किया जाता है, कत्लेआम किया जाता है। अंग्रेज बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे ठाकुर कुशाल सिंह के पराक्रम को देखकर, तो वो यहाँ पर भारी क्या करते हैं, कत्लेआम करते हैं। और ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुलदेवी हैं सुगाली माता, उनकी मूर्ति यहाँ से कहाँ ले जाते हैं, अजमेर ले जाते हैं। देखिए सुगाली माता जिन्हें क्या कहा जाता है, 1857 में क्रांति की देवी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, 1857 के क्रांति की देवी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है सुगाली माता, उनकी मूर्ति अंग्रेज यहाँ से ले जाते हैं। सुगाली माता के बारे में थोड़ा सा अपन वर्णन करें। ये कुशाल सिंह के, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या एक कुलदेवी थी, जिनके 10 सिर और कितने 54 हाथ हैं। और वर्तमान में ये मूर्ति पाली के जो राजकीय संग्रहालय है, पाली का जो राजकीय संग्रहालय जिसका नाम क्या, भांगड़ म्यूजियम है, वहाँ पर इसको क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया। अब इसके बाद जब वापस लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में, कॉलिंग के ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में जब आउवा पे आक्रमण होता है, तो ठाकुर कुशाल सिंह आउवा छोड़ के भाग जाते हैं। वो कोठारिया के और सलूम्बर के जो रावत हैं उनके ठिकानेदारों के पास क्या रहते हैं। तो कुशाल सिंह को कोठारिया के रावत जोध सिंह और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने क्या की, शरण दी। बाद में ऐसा एक टेलर आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और जो ठाकुर कुशाल सिंह को क्या मानता है, निर्दोष मानता है, और वापस इनको इनकी जागीरी जो आउवा की जागीरी इनको वापस दे दी जाती है। तो दोस्तों ये अब तक जो है घटनाक्रम अपन ने पढ़े हैं, सारे के सारे हैं। इसके बाद में अपन कोटा में विद्रोह की बात करेंगे, और जो अन्य छोटी छोटी जगहों पे जो विद्रोह हुए, क्या कथन किसने क्या कहा, इसके बारे में भी अपन अगले पार्ट में बात करेंगे। ये आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा है, भाग 1 है। भाग 2 भी आपके बीच में लेके आ जाऊंगा जल्दी। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच।